पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर को जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। वैसे जिन्हें नहीं पता, लुइस फिशर ने 1918 और 1920 के बीच में एज अ वॉलंटियर काम करा था ब्रिटिश आर्मी के लिए। लेकिन फिर बाद में चल के लुइस फिशर गांधी जी पे एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और माना जाता है कि ये अब तक गांधी जी पे लिखी गई बेस्ट बुक है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडिगो, ये इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे दूसरे इंग्लिश के चैप्टर्स जैसा नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारे मेजर इवेंट्स, बहुत सारे डेट्स और साथ ही साथ 10 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जिनको तुम तभी याद रख पाओगे जब तुम मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओगे। वैसे मुझे नहीं पता इस वीडियो का लेंथ कितना होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का जितना भी लेंथ होने वाला है उससे तुम थोड़ा और टाइम ऐड कर लो, 20-25 मिनट। उतना टाइम तुम्हें लग जाएगा मेरे वीडियो को पॉज करके सारे डेट्स को लिखने में, सारे नेम्स को लिखने में और साथ ही साथ सारे मेजर इवेंट्स को लिखने में। लेकिन अगर तुम इतना टाइम दे देते हो तो तुम्हारा एग्जाम में एक नंबर भी इस चैप्टर से नहीं कटेगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा 5 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। याद से सर बताते हैं कि वो गांधी जी से 1942 में आश्रम ऑफ सेवाग्राम में मिले थे और गांधी जी ने लुइस फिशर को बताया कि उनके अंदर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का अर्ज कहां से आया, मतलब डिजायर या फिर तुम कह सकते हो मोटिवेशन कहां से आया। तो वो साल है 1917। लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि 1917 में क्या हुआ था, तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 1916 में क्या हुआ था। तो ये बात है नेशनल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि लखनऊ में हो रहा था, और वहां पे 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, मतलब 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। जिन्हें नहीं पता, डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, ओके। और साथ ही साथ बहुत सारे बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे, और उन्हीं विजिटर्स में से एक था राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी से मिलने आया था। ये नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ला, ये इस पूरे स्टोरी का वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर है। जब गांधी जी शुक्ला को देखते हैं तब उन्हें वो बहुत ही ज्यादा गरीब और इमेसिएटेड दिख रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब और पतला दुबला, जैसे इंडिया के दूसरे पीजेंट्स दिखते हैं। वैसे राजकुमार शुक्ला शिकायत करने आया था लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। वैसे गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट का कभी नाम तक नहीं सुना था, और मुझे पता है तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई करता है फुटहिल्स ऑफ हिमालय के नीचे और नेपाल के जस्ट बगल में। मैं तुम्हें मैप में दिखा दूंगा, ध्यान से देख लो। किसी ने राजकुमार शुक्ला को बोला था कि तुम जाके गांधी जी से मिल के आओ, वो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था। वैसे यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद रखना कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स थे ना, उन्हें हम शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे किसान थे जो लोग अपने उगाए हुए हिस्से का जो क्रॉप है उसे एज अ रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड्स को। क्योंकि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो किसान है ना, वो लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट पैसा नहीं देते हैं, बल्कि अपने उगाए हुए क्रॉप का हिस्सा देते हैं। कितना हिस्सा देते हैं वो हम आगे जानेंगे, बट यहाँ पे ये चीज तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि क्यों चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को हम लोग शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जो राजकुमार शुक्ला था ना, वो भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था। तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहली बार मिलते हैं तो गांधी जी उन्हें बोलते हैं कि देखो शुक्ला, मेरा कोयम्बटूर में अपॉइंटमेंट है और मैंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाने का भी कमिटमेंट कर रखा है, तो मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। देखो, भले ही राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड किस्म के इंसान थे। वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके पीछे पीछे अहमदाबाद के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वो गांधी जी के पीछे पीछे हफ्तों तक चलते हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्लीज एक डेट फिक्स करवा दो और चलो ना हमारे साथ चंपारण। बिहारी थे, ऑब्वियस सी बात है, उनका एसेंट कुछ ऐसा ही होगा। जिसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो राजकुमार शुक्ला का डेडिकेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सच एंड सच डेट को कोलकाता आऊंगा, तुम मुझे वहीं पे मिलना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा। ओके। राजकुमार शुक्ला गांधी जी का कलकत्ता में इंतजार करते हैं। जिन्हें नहीं पता, उस टाइम कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था। आई होप सो तुम्हें पता होगा। तो देखो, गांधी जी कलकत्ता आते हैं, अपना सारा काम निपटाते हैं और फिर राजकुमार शुक्ला के साथ पटना का ट्रेन में बैठ जाते हैं। शुक्ला जो होते हैं ना, वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले जाते हैं, जो कि उस टाइम पे एक लॉयर थे। और हाँ, ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो बाद में चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वैसे जब गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं, तब राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर में नहीं होते हैं, लेकिन उनके घर में 2 सर्वेंट्स होते हैं जो गांधी जी और शुक्ला को कुछ खास ट्रीट नहीं करते हैं।
क्योंकि वो जो सर्वेंट्स थे ना वो राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे और उनके अकॉर्डिंग जो राजकुमार शुक्ला था वो बार बार राजेंद्र प्रसाद को तंग किया करता था, बार बार ये बोलकर कि प्लीज इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करिए। और उन सर्वेंट्स को ये भी लगता है ना कि जो गांधी जी हैं वो शुक्ला के साथ आया हुआ कोई नॉर्मल सा पीजेंट है, इसलिए वो जो सर्वेंट होते हैं वो गांधी जी को वेल से पानी निकालने भी नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे गांधी जी को प्यास लगा हुआ था एंड उनको पानी पीना था, लेकिन जो सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को वेल से पानी निकालकर पीने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है ये जो गांधी जी होंगे ना ये अनटचेबल होंगे, और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी एकदम पीक पे था। और उन सर्वेंट्स को लगता है कि अगर ये लोग दोनों वेल से पानी निकाल के पियेंगे और इनके बकेट से एक बूंद पानी भी वापस वेल में गिर जाता है तो वो जो पूरा वेल है ना वो पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब कि अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये शेयर क्रॉपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसी वजह से वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर चंपारण जाने वाले रास्ते में ही पड़ता था। वो जेबी कृपलानी को एक लेटर भेजते हैं जो कि मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, और गांधी जी इनसे पहली बार टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। जेबी कृपलानी जो होता है ना वो 15 अप्रैल 1917 के मिडनाइट में एकदम स्टेशन में पहुंच जाता है गांधी जी को पिक करने, और अपने साथ जेबी कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लेके आ जाता है। और उसके बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं और अगले 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं, दोनों अलग अलग आदमी। ओके, प्रोफेसर मलकानी जो थे ना वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। बहुत सारे बच्चे प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलत लिख के आ जाते हैं। तुम लोग यहाँ पे डिफरेंस याद रखना। गांधी जी को लेने जेबी कृपलानी आते हैं जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, और गांधी जी जिसके घर में रुकते हैं वो है प्रोफेसर मलकानी जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। ओके, यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि ये बात उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है और वो जिस आदमी के घर में रुके हुए हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहा होगा ना, उस टाइम ब्रिटिश रूल था। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट को भी याद रखना। ओके, और ये बात इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए भी है क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल जाता तो प्रोफेसर मलकानी का जॉब चला जाता और भी बहुत बुरा हो सकता था। तुम्हें पता ही है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स कैसे थे। इसके बाद जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के शेयर क्रॉपर्स को पता चलता है कि उन्हें सपोर्ट करने कोई महात्मा आया है, कोई चैंपियन आया है, तो बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स अपने पैरों में चलकर मतलब पैदल गांधी जी से मिलने आने लगते हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने आने लगते हैं। इसके बाद लॉयर्स आके गांधी जी को सब कुछ बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वो केसेस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वो इन शेयर क्रॉपर्स से कितना फीस चार्ज करते हैं। मतलब लॉयर्स जो है ना वो इन शेयर क्रॉपर्स से कितना फीस चार्ज करते हैं, जिसपे गांधी जी इन सारे लॉयर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें चीट करते हुए मतलब डांटते हुए कहते हैं, तुम सब लॉयर्स को शर्म नहीं आता? तुम लोग इन सभी पीजेंट्स का मजबूरी का फायदा उठाकर इनसे फीस चार्ज कर रहे हो। मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। पहली बात तो इन पीजेंट्स के अगेंस्ट जितने भी लोग हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सब ब्रिटिशर्स हैं। दूसरा जो कोर्ट का जज है वो भी ब्रिटिशर है और जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे ब्रिटिशर्स हैं। ऊपर से ये जो पीजेंट्स हैं ये इतने ज्यादा क्रस्ड है और इतने ज्यादा फियर स्टिकन है, मतलब इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि हम चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इन्हें अपने अंदर से वो डर निकालना होगा। चलो इन आएगा। गांधी जी बताते हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े लैंड मतलब बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी हैं वो इंग्लिशमैन ओन करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ओन करते हैं। और ये जो इंग्लिशमैन है ना ये इंडियन पीजेंट से काम करवाते हैं और बदले में बोलते हैं कि तुम लोग मुझे डायरेक्ट रेंट के तौर पे पैसा मत देना, बल्कि मैं तुम्हें जितना लैंड दे रहा हूँ ना उस लैंड के 15% में 15% में तुम्हें सिर्फ इंडिगो क्रॉप्स को ही उगाना है और सारे के सारे इंडिगो क्रॉप्स को हमें लाकर देना है, मतलब लैंडलॉर्ड को लाके देना है। तो यही है तुम्हारा 15% वाला अरेंजमेंट सिस्टम जिसपे तुम्हारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो अब तुम लोग इजिली लिख दोगे कि जो चंपारण के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो इंडियन पीजेंट से काम करवाते थे और अपने लैंड के 15% हिस्सा में इंडिगो उगवाते थे और सारे इंडिगो को अपने पास लाकर देने बोलते थे। इसके बाद वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उन सारे इंडिगो को फॉरेन मार्केट में जाके बेचकर आ जाते थे, क्योंकि वहां से उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटा प्रॉफिट होता था। अगर वो लोग डायरेक्ट पीजेंट से एज अ रेंट पैसा लेते ना तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना उन्हें अपने लैंड के 15% में इंडिगो उगवा कर उसे फॉरेन मार्केट में बेचने से होता था। और हाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो मेजर कॉमर्शियल क्रॉप था।
आई होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि 15% वाला अरेंजमेंट क्या था, लेकिन यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ना ज्यादा पीजेंट को प्रॉब्लम हो रहा था, ना ही लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, एक दिन लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है और बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तब लैंडलॉर्ड्स को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें इंडिगो से मोटा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर वो फॉरेन मार्केट में जाके बेचेंगे तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अब मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे समझाने नहीं बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो पीजेंट्स के साथ ब्रेन गेम खेलते हैं। लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को बोलते हैं कि हम तुम्हें ये 15% वाले अरेंजमेंट से फ्री कर रहे हैं, बस तुम सबको हमें कंपनसेशन देना होगा। कुछ पीजेंट्स एग्री कर लेते हैं कि ठीक है हम कंपनसेशन दे देंगे, और वो लोग कंपनसेशन दे भी देते हैं। वहीं पे कुछ पीजेंट्स एग्री नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग हमें फ्री कर रहे हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कंपनसेशन क्यों दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 15% जगह पे इंडिगो उगा सकते हैं, हमें कंपनसेशन देने का कोई शौक नहीं है। और इसलिए कुछ पीजेंट्स लॉयर को हायर कर लेते हैं। वहीं पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो थग्स को हायर कर लेते हैं। इसके बाद जो भी पीजेंट जो होता है, जो भी फार्मर होता है, किसान होता है, वो कंपनसेशन देने से एग्री नहीं करता है, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो उसके घर में थग भिजवाते थे, उसके साथ जबरदस्ती करते थे, मारते थे, पीटते थे और जबरदस्ती कंपनसेशन लेते थे। धीरे धीरे जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के बारे में चंपारण के ऑलमोस्ट सारे पीजेंट्स को पता लगने लगा, और सभी पीजेंट्स अपने दिए हुए कंपनसेशन को वापस मांगने लगे लैंडलॉर्ड से। लेकिन लैंडलॉर्ड्स देने वाले कहाँ थे, उन्होंने तो थग भी हायर करके रखा था। जो भी उनसे कंपनसेशन मांगने आता वो उन्हें ठोक देते थे। इसके बाद एंट्री होती है गांधी जी की। उन्हें ये तो पता चल जाता है कि माजरा क्या है, लेकिन अभी भी उनके पास ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे, जिसके लिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी गांधी जी को बोलता है कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जिसपे गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे खड़ा अगर कोई आउटसाइडर है ना तो वो तू है, मैं नहीं हूँ। इस जगह पे खड़ा अगर कोई आउटसाइडर है ना तो वो तुम हो, मैं नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं, और वो जो कमिश्नर था ना वो तो और भी ज्यादा बदमाश था। वो गांधी जी को ही बुली करने लगता है और तिरहुत छोड़ के चले जाने की धमकी भी देता है। लेकिन गांधी जी कहाँ डरने वाले थे, वो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं जो कि चंपारण का कैपिटल है, और वहीं पे बहुत सारे लॉयर्स को लेकर एक हेडक्वार्टर खोल लेते हैं और वहीं से अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, ये सोचकर कि अगर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन उन्हें प्रूफ नहीं देगा या फिर अगर सेक्रेटरी उन्हें प्रूफ नहीं देगा कि इन पीजेंट्स के साथ गलत हुआ है, इन शेयर क्रॉपर्स के साथ गलत हुआ है, तो वो खुद से प्रूफ ढूंढ लेंगे। कुछ ही वक्त बाद एक न्यूज आता है कि पासी के एक विलेज में एक पीजेंट को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया है, मतलब मैलट्रीट किया गया है। गांधी जी अगले ही सुबह एक हाथी के ऊपर बैठकर उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं जहां पर ऐसा हुआ था। लेकिन आधे ही रास्ते में पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर अपनी कैरेज में बैठकर आता है और गांधी जी को ओवरटेक करते हुए बोलता है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपको वापस मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए एक लीगल नोटिस आया है। देखो जो गांधी जी थे ना वो वायलेंट टाइप के आदमी नहीं थे, वो लॉ का बहुत ही अच्छे से पालन करते थे। इसलिए वो बोले कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो उसके साथ वापस आ जाते हैं, और उसके बाद जब वो उस लीगल नोटिस को खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो जो गांधी जी होते हैं वो उस वक्त उस रिसिप्ट पे साइन तो कर देते हैं, लेकिन साफ साफ बोलते हैं कि भले ही मैंने इस रिसिप्ट पे साइन करा है, लेकिन मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करने वाला हूँ। इसके अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट से समन आ जाता है, और उस रात पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर लिखते हैं, और उस लेटर में लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद तुम और अपने सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके चंपारण आ जाओ, और अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भिजवा देते हैं कि हो सकता है ना वो जेल चले जाए तो तब तक आश्रम को कैसे संभालना है वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ वायसरॉय को भी सारी रिपोर्ट भिजवा देते हैं। अगले ही दिन जैसे ही गांधी जी कोर्ट के अंदर घुसते हैं, पूरा का पूरा मोतिहारी जो होता है ना वो ब्लैकआउट हो जाता है पीजेंट्स के साथ, क्योंकि सारे पीजेंट्स अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट के बाहर आए हुए थे। इन ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि गांधी जी का बैकग्राउंड क्या है, गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या बवाल मचा के आए हैं। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि कोई महात्मा आया है जो कि इन पीजेंट्स की मदद कर रहा है। इतने सारे लोगों को देखकर मोतिहारी की पुलिस, गवर्नमेंट, इवन की जो जज होता है वो तक गांधी जी से डर जाता है। वो गांधी जी से हेल्प मांगता है कि आप प्लीज इन सब लोगों को थोड़ा साइड हटने बोल दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गांधी जी भी बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली वे से उन ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं और कहते हैं लोगों को कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ। इसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, और इसलिए वो ट्रायल को और ज्यादा डिले करने लगते हैं।
जिसपे गांधी जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे डिले किस बात का हो रहा है, मैं तो टाइम पे आ गया हूँ, ये कोर्ट है कोई सब्जी बाजार थोड़ी है, यहाँ पे तो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें पार्ट 2 देखना पड़ेगा और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है? तुम लोग से पार्ट 2 में मिलते हैं, चलो बाय बाय।